अगर तुम इस वक्त अकेले हो, अगर रात का सन्नाटा तुम्हें असहज करता है, तो बेहतर होगा कि इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उन रातों की दास्तान है जो आज भी जिंदा हैं। यह कहानी उस हॉस्टल की है जहां मैंने जिंदगी की सबसे लंबी रात गुजारी। हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर था। कॉलेज नया था, इसलिए हमें पुराने सरकारी हॉस्टल में ठहराया गया था। बाहर से देखने पर वह इमारत बिल्कुल साधारण लगती थी। 4 मंजिल, फीका पीला रंग, टूटी फूटी रेलिंग और सामने एक सूखा मैदान। दिन में वहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन रात होते ही वह जगह जैसे अपनी असली शक्ल दिखाने लगती थी। मेरा नाम अमन है। यह मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। पहले ही दिन कुछ सीनियर लड़कों ने मजाक मजाक में कहा था, रात को ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना भाई। मैं हंस दिया था। मुझे लगा ये सब नए लड़कों को डराने की पुरानी परंपरा होगी। मुझे कमरा मिला था, कमरा नंबर 213, दूसरी मंजिल पर। कमरा छोटा था, दीवारों पर सीलन के निशान और पंखा चलते हुए भी अजीब सी चरमराहट करता था। उस दिन मेरे दोनों रूममेट घर गए हुए थे। पूरा कमरा सिर्फ मेरा था। शाम ढलते ढलते मौसम बदलने लगा। तेज ठंडी हवा चलने लगी, आसमान में बादल घिर आए। रात करीब 10:30 बजे हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। कुछ लड़के नीचे टीवी रूम में थे, बाकी अपने कमरों में बंद। करीब 11 बजे मैं बिस्तर पर लेटा मोबाइल देख रहा था। लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक धपक धपक यह आवाज़ गलियारे से आई। मैंने मोबाइल साइड में रखा और ध्यान से सुना। यह किसी के चलने की आवाज़ थी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई नंगे पांव ठंडे फर्श पर चल रहा हो। मैं उठा और दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से गलियारे की पीली लाइट दिख रही थी, जो बार बार झपक रही थी। आवाज़ फिर आई, अब और पास। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद कोई छात्र होगा, लेकिन उसी पल मुझे याद आया आज ज़्यादातर लड़के बाहर गए हुए हैं। फिर ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। मेरे हाथ कांप गए। मैंने बिना आवाज़ किए सांस रोकी। दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था, यह साफ महसूस हो रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। न कोई हंसी, न कोई आवाज़। कुछ सेकंड बाद एक बहुत धीमी आवाज़ आई, इतनी धीमी कि अगर ध्यान न देता तो सुनाई ही न देती। दरवाज़ा खोलो। वह आवाज़ किसी जवान की नहीं थी। उसमें उम्र की थकान थी, लेकिन उसमें इंसानी गर्माहट नहीं थी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ पल बाद बाहर खड़ेन की आवाज़ आई। कदम पीछे हटे और फिर सीढ़ियों की ओर चले गए, ऊपर की मंजिल की तरफ। उस रात मैं एक पल भी सो नहीं पाया। पंखा चलता रहा, हवा सिसकती रही और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, ऊपर कौन गया था और क्यों? मुझे तब नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह हॉस्टल हर रात किसी न किसी को अपनी कहानी सुनाता है। और अगली रात उसने मुझे भी चुन लिया। उस रात मुश्किल से 2 घंटे की झपकी लगी थी। आंख लगती भी तो उसी आवाज़ के साथ खुल जाती, दरवाज़ा खोलो। सुबह जब आंख खुली तो सिर भारी था, जैसे पूरी रात किसी ने दिमाग को निचोड़ दिया हो। हॉस्टल में दिन का उजाला हमेशा झूठा लगता है। सूरज की रोशनी गलियारों तक पूरी तरह पहुंचती ही नहीं। हर चीज़ पीली, थकी हुई और पुरानी लगती है। मैं नहाकर नीचे कैंटीन गया। वहाँ राहुल, सौरभ और 2-3 और लड़के बैठे थे। सब हंस बोल रहे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कल रात किसी ने ऊपर की मंजिल पर गया था क्या? मेरी बात सुनते ही टेबल पर अचानक खामोशी छा गई। राहुल ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा और बोला, तूने आवाज़ सुनी? मैंने सिर हिला दिया। सौरभ ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा, फिर फुसफुसा कर बोला, ऊपर वाली मंजिल, रात में कोई नहीं जाता। क्यों? मेरे मुंह से बस यही निकला। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, शाम को बता देंगे, अभी मत पूछ। दिन जैसे तैसे कट गया। क्लास में मन नहीं लगा। हर वक्त वही ख्याल, ऊपर कौन था, क्यों आया था, मेरे कमरे तक क्यों? शाम ढलते ही मौसम फिर ठंडा होने लगा। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी नमी। हॉस्टल की इमारत अंधेरे में और ज़्यादा डरावनी लगती है। रात करीब 8 बजे हम चारों छत के नीचे बने खुले बरामदे में बैठे थे। वहाँ से ऊपर वाली मंजिल साफ दिखती थी। तीसरी और चौथी मंजिल की लाइटें हमेशा बंद रहती थीं। राहुल ने सिगरेट सुलगाई और कहा, इस हॉस्टल में पहले एक चौकीदार रहता था, रामदीन काका। उसका नाम सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
नाम बहुत आम था, लेकिन आवाज वही थी। राहुल बोलता गया, काका रात में ऊपर गश्त करते थे। कहते हैं ऊपर की मंजिल में पहले स्टोर था, लेकिन एक रात वहां आग लग गई। काका उसी आग में मर गए। तो फिर मेरी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। सौरभ ने बात पूरी की। कहते हैं काका आज भी रात में गश्त करते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं। मेरे दिमाग में कल रात की हर सेकंड की याद घूम गई। वही भारी कदम, वही बूढ़ी आवाज। पर वो मेरे कमरे तक क्यों आए? मैंने पूछा। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मजाक नहीं था। क्योंकि तेरा कमरा सीढ़ियों के सबसे पास है। उस रात मैंने तय कर लिया था, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। मैं खुद देखूंगा कि ऊपर है क्या। करीब 12 बजे जब पूरा हॉस्टल सो गया, मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकला। मोबाइल की टॉर्च ऑन की। गलियारे में हवा अजीब तरह से ठंडी थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, धपक धपक। ऊपर से मैंने पहला कदम रखा, फिर दूसरा। हर सीढ़ी के साथ दिल जोर से धड़क रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मोबाइल की टॉर्च झपकने लगी, और तभी मैंने देखा ऊपर के अंधेरे गलियारे में कोई खड़ा था। बहुत सीधा, बहुत स्थिर। उसके पैरों के पास फर्श गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी बारिश में चलकर वहां कदम रखा हो। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसी भारी आवाज में कहा, रात में ऊपर आना मना है। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा पूरी तरह जिंदा हो उठा। मोबाइल हाथ से गिरते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सांस भी नीचे गिर गई हो। चारों तरफ पूरा अंधेरा था। ऊपर वाली मंजिल का वह गलियारा जैसे किसी जिंदा चीज का पेट हो जो मुझे निगलने वाला हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर धपक धपक, वही भारी कदमों की आवाज। कोई चल रहा था मेरी तरफ। मैंने झट से मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। स्क्रीन जल उठी, लेकिन रोशनी कांप रही थी। टॉर्च की हल्की किरण में मैंने सामने देखा, वो बूढ़ा आदमी, सिर पर फटी हुई टोपी, शरीर पर पुरानी वर्दी और आंखें बिल्कुल काली नहीं थी, लेकिन उनमें कोई चमक भी नहीं थी, जैसे बहुत पहले बुझ चुकी हों। वो सीढ़ियों पर नहीं था, वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, गला सूख गया था, पैर जैसे पत्थर बन गए हों। उसने फिर कहा, तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, बहुत पुरानी थकान। मैंने किसी तरह होंठ हिलाए। मुझे आवाज आई थी। वो कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर उसने पीछे की तरफ इशारा किया, गलियारे के उस हिस्से की तरफ जहां दरवाजे जले हुए थे, दीवारें काली थीं और हवा तक सड़ी हुई लग रही थी। यहाँ कोई नहीं आता, उसने धीमे से कहा। जो आया वो लौटा नहीं। मेरे दिमाग में सौरभ की बातें घूम गईं। आग, चौकीदार, ऊपर वाली मंजिल। मैं पीछे हटने लगा, एक सीढ़ी नीचे, फिर दूसरी। लेकिन तभी धपक, सीढ़ियों के नीचे भी वही आवाज। मैंने नीचे देखा, कोई और भी था, एक लंबा झुका हुआ साया। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस कंधे और गर्दन जो अस्वाभाविक तरीके से मुड़ी हुई थी। अब मैं फंस चुका था। ऊपर वो बूढ़ा, नीचे वो साया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। सांस लेते ही छाती में चुभन होने लगी। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। एक नहीं, कई आवाजें। रुको, मत जाओ, हम अकेले हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बस एक ही बात दोहराई, जो भी हो, बस नीचे पहुंच जाऊं। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा, लेकिन वो इंसानी हाथ था। पागल हो गया है क्या? राहुल की आवाज थी। आंखें खोली तो मैं दूसरी मंजिल पर था। लाइट जल रही थी। राहुल, सौरभ और 2 लड़के मेरे सामने खड़े थे। सबके चेहरे सफेद पड़े थे। हमने तुझे ऊपर जाते देख लिया था, सौरभ बोला। अगर 1 मिनट और देर हो जाती। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऊपर वाली मंजिल फिर से अंधेरी थी, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो था, मैंने हाँफते हुए कहा, वो चौकीदार। राहुल ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। अब सुन, उसने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। जो एक बार उन्हें देख लेता है, वो अगली रात बुलाया जाता है। मैंने डरते हुए पूछा, किसके द्वारा? सौरभ ने जवाब दिया, हॉस्टल के नहीं, हॉस्टल के नीचे दबे हुए किसी और राज के द्वारा। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा, दरवाजा बंद, लाइट जलती हुई, लेकिन ठीक 3 बजे फिर से दरवाजे पर वही धीमी दस्तक हुई, और इस बार आवाज सिर्फ बूढ़े की नहीं थी। मैं गेट के बाहर बैठा था,
पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे ठंड से नहीं, किसी और चीज से जम गया हो। सुबह की अजान की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी रात जिंदा थी। कुछ देर बाद दूसरे छात्र बाहर आने लगे, सब नॉर्मल, हंसते हुए, मोबाइल देखते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने एक लड़के से पूछा, रात को तीसरी मंजिल पर कुछ सुना? वो हंस पड़ा, भाई तू भी नई अफवाहों में फंस गया, तीसरी मंजिल तो सालों से बंद है। मेरा दिल बैठ गया, मैं सीधे वार्डन के ऑफिस गया। वही पुराना आदमी, चश्मा लगाए, फाइलों में घुसा हुआ। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर रात को चौकीदार। वो बीच में ही रुक गया, कौन चौकीदार? मैं चुप हो गया। इस हॉस्टल में पिछले 10 साल से कोई नाइट चौकीदार नहीं है। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मेरे हाथ से बैग गिर पड़ा। तो फिर बोलो। मेरे मुंह से बस यही निकला। वार्डन ने पहली बार मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जाते, उसने धीमे से कहा, वरना जवाब तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मैं उसी दिन हॉस्टल छोड़कर चला गया। आज इस घटना को 5 साल हो चुके हैं। मैं यह कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ क्योंकि कल रात मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अगर सच बताया तो अगला नाम तेरा होगा। मेरी हथेली का जला निशान अब भी कभी कभी जलने लगता है, खास तौर पर रात 3 बजे। और हाँ, पिछले हफ्ते मैंने अखबार में पढ़ा, उसी हॉस्टल में फिर एक नया छात्र आया है। नाम छपा था, वही नाम जो उस रजिस्टर के आखिरी खाली पन्ने पर लिखा था। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें पता चले कि किसी जगह से बचकर निकलने के बाद भी वो जगह तुम्हें छोड़ती नहीं, तो क्या तुम वहाँ की सच्चाई दुनिया को बताओगे या चुप रहकर अगली रात का इंतजार करोगे? अपना जवाब कमेंट में लिखो। जो सबसे सच्चा जवाब देगा उसका नाम अगली कहानी में लिया जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली रात किसी और की कहानी होगी। लेकिन याद रखना, हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ बस किसी और की शुरुआत बन जाती हैं।